नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मौलिक अधिकार की शुरुआत कर दी है, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। इनका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक त्रुटि में सुधार करना चाहूँगा, या यूँ कहूँ कि हमने कल की क्लास में जैसा कि मूल अधिकारों की प्रकृति को पढ़ा था, इसके अंतर्गत हमने कुछ अनुच्छेद का जिक्र किया था। इन अनुच्छेदों में हमने अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, 14, 19 और 21 का जिक्र किया था। दोस्तों, मैं यहाँ पर अनुच्छेद 23 और 24 की भाषा शैली या यहाँ की इसमें मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई शब्दावलियों में सुधार करना चाहूँगा, इसे और स्पष्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। इसे और अगर स्पष्ट करूँ मैं अपने शब्दों में, तो हम ये कहें कि बलात् श्रम अर्थात ज़बरदस्ती किसी से काम लेना, बंधुआ मजदूरी करवाना, बेगारी करवाना अर्थात काम लेकर के उसे पारितोष ना देना, या उसका जो पारिश्रमिक जो बन रहा है वो ना देना। या इसके अलावा हमने एक और शब्द इस्तेमाल किया था, मानव के दुर्व्यापार। इसके लिए एक तरह से शब्दावली जो है मानव तस्करी भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये कुछ शब्दावलियाँ मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध से संबंधित हम इसको उस रूप में समझेंगे। अनुच्छेद 23 जो है इस तरह का प्रतिबंध लगाता है। फिर हम आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 24 की, इसे भी हम स्पष्ट कर लें। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध या इन्हें प्रतिषेधित किया गया है, इन्हें कठोर श्रम से रोका गया है। इस बात को हम समझेंगे। दोस्तों, इसे और स्पष्ट करते हुए हम समझें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों या कठोर परिश्रम में इन्हें नियोजित नहीं किया जाएगा। जी दोस्तों, तो ये कुछ त्रुटि सुधार था दो अनुच्छेदों को लेकर के। इसे हमने स्पष्ट कर लिया है। और आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले अगले जो मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, हम आज समानता का अधिकार या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 को समझेंगे। तो दोस्तों, हम अनुच्छेद 14 को पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो नागरिकों या व्यक्तियों को प्राप्त है। नागरिकों ऑब्लिक व्यक्तियों को इसलिए लिखा गया है कि इनमें से कुछ मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जबकि कुछ अनुच्छेद जो है, या यूँ कहूँ कि कुछ मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। जी, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शुरुआत में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 एक एफ में जो रहा है, 19(1) एफ में जो रहा है, और अनुच्छेद 31 जो रहा है उसे 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया है। और इसको हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में रखा है एक विधिक अधिकार के रूप में। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि कौन से वे 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक प्रावधान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इस बात का प्रावधान करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों, हम अनुच्छेद 33, 34 और 35 का भी उल्लेख करेंगे, या उसे भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर वे 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो एक तरह से भारतीय नागरिकों को या व्यक्तियों को सीधे सीधे भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम आगे बात करें, यहाँ पर मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आता है, जैसा कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर ही चुके हैं। 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 12 में जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही कि राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य के अंतर्गत क्या आएगा इसे भी हम समझें कि इसके अंतर्गत संसद या संघ सरकार या प्रांतों के विधानमंडल, राज्य सरकार, पंचायतें, नगर पालिकाएं और वे सभी वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं हैं जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैधानिक और गैर वैधानिक शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए लिखा है। इसे आप एक बार पढ़िएगा कि संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, या वैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, और गैर वैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत क्या आता है। लेकिन यहाँ पर वैधानिक और गैर वैधानिक को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि वैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में, या यूँ कहूँ कि मूल भारतीय संविधान में उल्लेखित है, जबकि गैर वैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिन्हें संसद ने समय समय पर विधि या कानून बना करके या बिल पारित करके जो है एक तरह से उन संस्थाओं का गठन किया है, निर्माण किया है।
जी दोस्तों, इनके एग्जांपल्स में आप समझ लेंगे, आप पढ़ लेंगे कि संवैधानिक या वैधानिक संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं और गैर वैधानिक संस्थाएँ कौन सी है। हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 13 की, जैसा कि हम कल इसके बारे में भी बात कर ही चुके थे कि मूल अधिकारों से असंगत या इनके अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होगी, अर्थात इनका अगर हनन करता है या कोई कोई व्यक्ति या राज्य, तो ये वो जो विधि बनेगी, वो विधि जो है एक तरह से शून्य घोषित कर दी जाएगी। न्यायपालिका इस बात की समीक्षा करेगा और यही वो अनुच्छेद है जो माननीय न्यायालय को जो है एक तरह से पुनरावलोकन की या न्यायिक समीक्षा का जो है एक तरह से शक्ति देता है या आधार प्रदान करता है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों, यहाँ पर 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इन 2 शब्दों को हम एक तरह से समझेंगे कि ये 2 शब्द जो हैं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का क्या आशय है? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि विधि के समक्ष जो समानता है, ये एक तरह की नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा कैसे? इसे इस तरह से समझिए कि जैसा कि हमने कल भी इस बात का ज़िक्र किया था या इस बात का ज़िक्र किया कि वे गतिविधियाँ, व्यक्ति की वे गतिविधियाँ जिन पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, उन्हें नकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। इस बात को हमने नकारात्मक अवधारणा के अंतर्गत पढ़ा था। तो यहाँ पर राज्य जो है किसी प्रकार की विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत राज्य किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता व्यक्ति की गतिविधियों पर, है ना? अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता और ये एक तरह से इस अर्थ में राज्य के विरुद्ध लोगों को मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस बात को समझ सकते हैं कि राज्य जो है सभी लोगों के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, अर्थात गरीबों और अमीरों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े हुए लोगों के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। तो जब राज्य इस तरह से लोगों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर पाता है या उन पर प्रतिबंध नहीं लगा पाता है, तो ये एक तरह से नकारात्मक अवधारणा के रूप में जो है हमारे सामने आता है और राज्य ये कहता है कि विधि के समक्ष जो है इस देश की जनता या इस देश के नागरिक समान हैं, इन पर समान कानून जो है एक तरह से लागू होता है या समान रूप से संविधान सब पर लागू होता है। भले ही वो किसी मंदिर के बाहर बैठा भिखारी हो, गरीब हो, वंचित हो और भले ही वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्राथमिक व्यक्ति ही क्यों ना हो, इन दोनों पर समान रूप से कानून लागू होगा। किसी के साथ में किसी भी पद प्रतिष्ठा के आधार पर विशेष जो प्रावधान है या विशेष यूँ कहूँ कि व्यवहार नहीं किया जाएगा, कानून सभी के साथ में समान व्यवहार करेगा। लेकिन दोस्तों, अपवाद स्वरूप इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में कुछ इस तरह के उच्च संवैधानिक पद हैं, जहाँ पर हमने उन्हें कुछ रियायतें दी हैं और उनके साथ में हम विशेष जो है एक तरह से व्यवहार करते हैं, जो कि उन संवैधानिक उच्च पदों की गरिमा और देश के संविधान की गरिमा को हम ध्यान में रखते हुए इस तरह का विशेष प्रावधान करते हैं या विशेष व्यवहार उनके साथ में करते हैं। आगे शब्द लिखा हुआ है विधियों के का समान संरक्षण। दोस्तों, विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे राज्य जो है एक तरह से महिलाओं के साथ में गर्भावस्था के दौरान जो है उन्हें सवैतनिक अवकाश देता है ना? है ना? तो ये एक तरह से कार्यस्थल पर महिला और पुरुष के साथ में असमान व्यवहार हुआ, है ना? ये एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें छूट दी गई है इस तरह की, है ना? तो इसे हम समझेंगे कि ये नकारात्मक अवधारणा क्यों है। ये इसीलिए नकारात्मक अवधारणा है कि राज्य चाह करके भी सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, है ना? इस बात को हम समझेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं कि बच्चों को लेकर के विशेष अधिकार है, नाबालिगों के लिए दंड के अलग प्रावधान है, जबकि वयस्कों के लिए दंड के अलग प्रावधान है किसी भी अपराध के संदर्भ में हम अगर देखें। ऐसे ही हम वरिष्ठ लोगों या वृद्ध लोगों के संदर्भ में जब बात करते हैं तो उन लोगों के साथ में अलग व्यवहार की बात करते हैं और अन्य लोगों के साथ में अलग व्यवहार की बात करते हैं। राज्य चाह करके भी सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि विधि के समक्ष जो समानता है वो एक तरह की नकारात्मक अवधारणा है ना? क्योंकि राज्य चाह करके भी सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं कर पा रहा है और इस अवधारणा को जो है हमने एक तरह से ब्रिटेन से लिया है। इसी के साथ में अगली शब्दावली को हम देखें कि विधि के समक्ष जो समान संरक्षण की बात की जा रही है, वहाँ पर हम इसे समझें कि ये एक तरह की सकारात्मक अवधारणा है। यही कि पिछले एग्जाम्पलों को अगर हम देखें कि महिलाओं के साथ में गर्भावस्था के दौरान जो है एक तरह से सवैतनिक उन्हें अवकाश दिया जाता है, स्त्री पुरुषों के साथ में समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है या बच्चों के साथ में और वयस्कों के साथ में समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यही शब्दावली जो है, इसी शब्दावली के प्रत्युत्तर में अगला शब्द जो लिखा हुआ है विधियों का समान संरक्षण, वो इसी बात को जो है एक तरह से स्पष्ट करता है कि ये जो हम समान व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ में, वो समान व्यवहार
समान व्यवहार न करने का अधिकार जो है हमें इसी अनुच्छेद के तहत विधियों का समान संरक्षण के संदर्भ में मिलता है। अर्थात ये कि हम समान व्यक्ति के साथ में समान व्यवहार करेंगे और असमान व्यक्ति के साथ में असमान व्यवहार करेंगे। अब ये समान और असमान क्या है, इसको हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसा इस तरह से समझें दोस्तों कि आप और हम जैसा कि देखते हैं कि हम देखते हैं देश में कि खिलाड़ियों के साथ में हम व्यवहार की बात अगर करें कि हमारे यहाँ पर सामान्य स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं या यूँ कहूँ कि सामान्य खिलाड़ी जो होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा सामान्यों के साथ में होती है, जबकि दिव्यांग एथलीट या यूँ कहूँ कि पैरा एथलीट जो होते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा पैरा एथलीट्स के ही बीच में होती है या यूँ कहूँ कि दिव्यांगों के बीच में होती है। ओलंपिक में भी जब आप बात करते हैं तो पैरा ओलंपिक अलग होते हैं और जो ओलंपिक होता है सामान्य रूप से वो ओलंपिक खेल अलग होता है, जिसमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और यूँ कहूँ कि सामान्य जो लोग हैं वो एक तरह से आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि पैरा ओलंपिक में हम पाते हैं कि असामान्यों के बीच में जो है वो प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसको आप इस तरह से समझ पा रहे होंगे, इस एग्जाम्पल से ये समझ पा रहे होंगे कि देश में अगर किसी वर्ग विशेष के साथ में असमानता या विषमता आप पाते हैं और पाते हैं कि राज्य जो है एक तरह से लोगों में भेदभाव कर रहा है, विषमता जो है एक तरह से पैदा कर रहा है या सभी के साथ में समान व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसको आप समझेंगे कि राज्य को ये अधिकार जो मिला हुआ है वो ये विधियों के समान संरक्षण के आधार पर ही मिला है कि वो सामान्य जनों के साथ में सामान्य व्यवहार करेगा, जबकि सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य आधारों पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों के साथ में वैसा व्यवहार करेगा। तो ये विषमता का जो आधार है अनुच्छेद 14 में जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है विधियों का समान संरक्षण, इससे एक तरह से राज्य को ये अधिकार मिल जाता है और वो इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके विरुद्ध जो है आप या हम भारतीय नागरिक जो है एक तरह से कोर्ट में चले जाएं और ये कहें कि सरकार जो है हम लोगों के साथ में समान व्यवहार नहीं कर रही है, हम लोग सेवा आयोग का फॉर्म डालने के लिए जाते हैं तो हमारे 750 रुपये लगते हैं चूंकि हम सामान्य वर्ग से आते हैं या सामान्य कैटेगरी में आ रहे हैं, जबकि अन्य वर्ग विशेष या यूँ कहूँ कि SC ST OBC जो है वो एक तरह से 300 साढ़े 300 रुपये में फॉर्म डाल करके आ जाते हैं। सरकार जो है इस तरह से भेदभाव कर रही है। तो इस तरह की बातों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, चूंकि आप समझ रहे हैं कि जो जो कई वर्षों से जो एक तरह से शिक्षा से और सामाजिक रूप से प्रताड़ित थे, शोषित थे, अब उसकी भरपाई जो है सरकार इस तरह से उनके साथ में समान और असमान व्यवहार करके कर रही है। तो इस बात को हम समझेंगे और हम चाहेंगे इस बात को, या हम इस बात को ये समझना चाहेंगे कि हम उन लोगों को जो है एक तरह से मुख्य धारा में लाने में एक तरह से सहयोग ही प्रदान कर रहे हैं। जी दोस्तों, अगला अनुच्छेद हम देखें, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने एक शब्द पर अंडरलाइन किया है, केवल, है ना। राज्य केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, अर्थात अनुच्छेद 15 5 आधारों का उल्लेख करता है कि केवल इन 5 आधारों पर देश के नागरिकों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात इससे ये निकल करके आ रहा है, ये केवल शब्द से ये निकल करके आ रहा है कि किन्हीं अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अन्य आधार क्या हो सकते हैं? भाषागत आधार हो सकता है कि भाषा के आधार पर राज्य जो है भेदभाव कर सकता है, या यूँ कहूँ कि शारीरिक क्षमताओं के आधार पर या बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर जो है वो एक तरह से भेदभाव कर सकता है। भेदभाव कर सकता है मतलब ये कि अगर सरकार किस तरह की भर्ती निकाल रही है और उसे किसी विशेष लैंग्वेज पर कमांड रखने वाले या यूँ कहूँ कि विशेष भाषा के जानकार की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर भाषागत प्राथमिकता दे सकती है। अलग अलग शारीरिक या बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित कार्यों के संदर्भ में सरकार जो है एक तरह से विशेष प्रावधान कर सकती है। तो यहाँ पर राज्य के द्वारा इस तरह का भेदभाव किया जा सकता है। तो इस बात को हम समझे होंगे अनुच्छेद 15(1) के तहत। वहीं हम बात करें आगे अनुच्छेद 15(2) की, कोई भी नागरिक उपरोक्त आधारों पर, उपरोक्त आधार दोस्तों 15(1) के तहत हमने जो बात की, केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये उपरोक्त आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल अथवा सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह के भेदभाव जो है वो एक तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं, है ना, कि इस तरह का प्रतिबंध कोई जो है एक तरह से नहीं लगा सकेगा। तो दोस्तों हमने ये अनुच्छेद 15(2) को समझा कि 15(2) में वो आधार है कि इन स्थलों पर जो है आप किसी के साथ में जाति, धर्म, मूल वंश या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 15(2) के बाद में अगर हम बात करें अगले अनुच्छेद की, तो अगला अनुच्छेद है 15(3). 15(3) में राज्य को ये अधिकार होगा कि वह स्त्रियों और बच्चों के लिए जो है विशेष प्रकार के उपबंध कर सकता है।
इसमें है ना, अगर वो इस तरह का विशेष उपबंध करता है स्त्री और बच्चों के संदर्भ में, तो इसे असमानता का व्यवहार नहीं माना जाएगा। हम इसे लेकर के मतलब कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकते कि कार्यस्थलों पर या कारखानों में या राज्य के द्वारा योजनाओं में स्त्रियों और बच्चों और अन्य पुरुषों के संदर्भ में जो है एक तरह से असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, इसे हम लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए आप दोस्तों देखते भी हैं कि कई राज्यों ने जो है एक तरह से सरकारी बसों में या यूँ कहूँ कि रेल में एक तरह से महिलाओं की सीटों के आरक्षण को लेकर के या निःशुल्क बस यात्रा को लेकर के इस तरह के प्रावधान किए हैं। जैसे दिल्ली की हम अगर बात करें तो दिल्ली ने जो है दिल्ली में एक तरह से महिलाओं को जो है एक तरह से सरकारी बसों में या सिटी बसों में जो है एक तरह से निःशुल्क है ना अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने की सुविधा या उसमें रियायतें जो है एक तरह से प्रदान की है। तो ये एक तरह का असमानता का व्यवहार नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में जो है उल्लेखित है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये करता लिखा हुआ है दोस्तों मैंने, आप कर सकता है लिख लीजिएगा या इसको उस तरह से समझेंगे। आगे जब हम बात करें तो अनुच्छेद 15(4) जो है देख रहे हैं आप कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 15(4) को आप थोड़ा ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 15(4) जो है वो एक तरह से राजनीतिक आरक्षण का आधार है। इसी के साथ में ये शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का आधार है। इस अनुच्छेद से संबंधित कई भ्रांतियां हैं एक तरह से, या मिथ एक तरह से हम लोगों के समक्ष होते हैं, या हम एक दूसरे से जो है इस अनुच्छेद की अस्पष्टता के कारण या यूँ कहूँ कि दूसरे अनुच्छेदों की अस्पष्टता के कारण जो है हम एक तरह से उलझ जाते हैं आरक्षण को लेकर के। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 15(4) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति विशेष को राज्य जो है विशेष रियायत या यूँ कहूँ कि उसके संदर्भ में विशेष उपबंध कर सकता है या उसे आरक्षण दे सकता है। ये 15(4) के तहत जो है एक तरह से प्रावधान किया गया है। यही अनुच्छेद 15(4) जो है इस बात का भी उल्लेख करता है या यूँ कहूँ कि कॉलेजों में है ना अन्य अलग-अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है या शैक्षणिक संस्थान है, उन शैक्षणिक संस्थानों में जो अलग-अलग मेरिट लिस्ट लगती है एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य वर्ग की, उसमें जो विशेष प्रावधान एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए जो किए गए हैं उसका आधार भी अनुच्छेद 15(4) जो है एक तरह से करता है या उसका आधार अनुच्छेद 15(4) है। इस बात को भी हम स्पष्टता से समझेंगे। ये राजनीतिक आरक्षण का आधार वही आधार है जिसे हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि सरकार ने जो है या यूँ कहूँ कि संविधान ने केवल आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए किया था। ये वही राजनीतिक आरक्षण है जिसका प्रावधान 10 वर्ष के लिए किया गया और सरकार इसे प्रति 10 वर्ष में जो है अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा देती है। जैसा कि अभी पिछली बार वर्ष 2020 में इसे अगले 10 वर्षों के लिए जो है तरह से बढ़ा दिया गया है राजनीतिक आरक्षण को। हम बात करते हैं संसद या विधानमंडलों में जो प्रतिनिधियों का आरक्षण मिलता है एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग विशेष के लोगों को। आगे हम बात करते हैं इसी के साथ में अनुच्छेद 15(5) की हम बात करें। राज्य एससी, एसटी या सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये जो बात रखी गई है अनुच्छेद 15(5) में, ये एक तरह से 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत रखी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए उनमें इन संस्थाओं में, इन शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में एक तरह से प्रावधान करता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात को स्पष्ट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में जो अंतर है उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिएगा कि 15(4) में राजनीतिक आरक्षण भी दिया गया है या वो भी निकल करके आता है 15(4) से, और शैक्षणिक आरक्षण जो है वो भी निकल करके आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआत में जो ये आरक्षण दिया गया 15(4) के तहत, ये उन संस्थाओं में दिया गया जिन संस्थाओं को राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। वो पूर्ण वित्त पोषित हो सकती है या आंशिक वित्त पोषित हो सकती है, उसमें सरकार का पूरा पैसा या कम पैसा लगा हुआ हो, ऐसा हो सकती हैं। उनमें जो है इस तरह की प्राथमिकता शैक्षणिक संस्थानों में देने के संदर्भ में बात की गई। जबकि 15(5) की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर निजी संस्थाएं या निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भी दाखिले के संदर्भ में या प्रवेश के संदर्भ में विशेष उपबंध राज्य कर सकता है या प्रावधान कर सकता है, जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। तो हमने ये समझा कि 15(4) और 15(5) में एक तरह से, जैसा कि शुरुआत में रिजर्वेशन जो है या आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में
वित्त पोषित राज्य के द्वारा पूर्ण या आंशिक वित्त पोषित संस्थाओं के आधार पर दिया जा रहा था, जबकि बाद में जो है इसे वर्ष 2006 में 93वें संविधान संशोधन के तहत जो है एक तरह से इसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह का प्रावधान जो है प्रवेश को लेकर के दिया गया। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी जो बात की वही बात जो है यहाँ पर नीचे लिखी हुई है अनुच्छेद 15(5) के संदर्भ में। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत आया, आगे हम जैसे हम मंडल सिद्धांत या आरक्षण को जब हम एक क्लास में विस्तृत रूप से जब पढ़ेंगे समझेंगे, तो वहाँ हम इस बात को समझेंगे कि क्रीमी लेयर या मलाईदार परत का सिद्धांत क्या है। तो ये क्रीमी लेयर जो आपने सामान्यतः कई बार सुना होगा शब्दावली को, ये सिद्धांत जो है अनुच्छेद 15 से ही निकल करके आता है। इसे भी हम समझेंगे या ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज हमने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 को संक्षिप्त में या यूँ कहूँ कि आंशिक रूप से समझने का प्रयास किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, मुख्य रूप से अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो 5 आधारों पर भेदभाव को प्रतिषेधित किया गया है या प्रतिबंधित किया गया है, उन 5 आधारों को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 15 को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप अनुच्छेद 15 1, 2, 3, 4, 5 को इस सीक्वेंस में या यूँ कहूँ कि सारे उप अनुच्छेद अगर याद न कर सकें या याद न हो, तो भी इसमें किसी प्रकार से परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप केवल अनुच्छेद 15 को ध्यान रखेंगे कि वो 5 आधार क्या है जिनके आधार पर राज्य जो है किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। तो भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को समझने के लिए या राज्य के द्वारा समानता और विधि के समान संरक्षण वाले आर्टिकल या अनुच्छेद 14 को समझने के लिए 15 जो है एक तरह से कारगर सिद्ध होता है, यूँ कहूँ कि सहायक सिद्ध होता है। तो इस दृष्टि से अगर आप बाकी के अन्य अनुच्छेदों को भी अगर विस्तार से देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अन्य मौलिक अधिकारों को और संविधान की व्यवस्था को एक तरह से समझने में मदद मिलेगी।